Hello friends, welcome to Smart Study with Shikha. I hope you all are doing well. So today in this topic we will discuss Right to Education Act 2009, Shiksha Ka Adhikar Adhiniyam 2009. For all the teacher and teacher experience, it is very helpful for CTET, HTET, UPTET and all other state TETs. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. So let's start. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की बात करें तो इन ईयर 2002 देयर वाज अ 86th अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेयर वी इंसर्टेड आर्टिकल 21A in the Constitution of India to provide free and compulsory education of all the children in the age group of 6 to 14 years as a fundamental right. 2002 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 86th अमेंडमेंट हुई थी जिससे कि हमने आर्टिकल 21A को लागू किया था जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है. और ये क्या फंडामेंटल राइट है? हर एक बच्चे को जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है उसको एलिमेंट्री एजुकेशन का फ्री और कंपल्सरी अधिकार है. मतलब वो 8वीं तक उसको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी. अब इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एंड इक्विटेबल क्वालिटी इन अ फॉर्मल स्कूल विच सेटिस्फाई सर्टन एसेंशियल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड. हर एक बच्चे को फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि 8th स्टैंडर्ड तक होती है वो मिलेगी. और कैसी मिलेगी? जो कि उसको सेटिस्फाई करे, गुड क्वालिटी की हो, फॉर्मल स्कूल में हो और उस स्कूल में कुछ नॉर्म्स और स्टैंडर्ड हो. The RTE Act came into effect on 1st April 2010. 1 अप्रैल 2010 को RTE एक्ट लागू हुआ था और ये एक्ट पूरे इंडिया में लागू हुआ था सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के. अब RTE एक्ट में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, फ्री एंड कंपल्सरी. अब इनका मतलब क्या है? Free education. Free education means that no child shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing elementary education. कोई भी ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप ने उसकी एडमिशन नहीं कराई है और सरकार भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, उस बच्चे को कोई भी फीस, कोई भी चार्जेस और एक्सपेंसेस जैसे कि बुक्स के, एडमिशन के, यूनिफॉर्म के नहीं देने पड़ेंगे टिल एलिमेंट्री एजुकेशन. कंपल्सरी एजुकेशन का क्या मतलब है? कंपल्सरी एजुकेशन कास्ट एन ऑब्लिगेशन ऑन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज टू प्रोवाइड एंड इंश्योर एडमिशन, अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बाय ऑल चिल्ड्रन इन द 6 to 14 एज ग्रुप. जो एक कंपल्सरी एजुकेशन है वो हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो लोकल अथॉरिटीज हो, कि सब बच्चों को हमने स्कूल में एडमिशन करवानी है और उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि 8th क्लास तक है उसको हमने कंप्लीट करवाना है. और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, जो व्यक्तिगत रूप से विकलांग है, उनकी एज ग्रुप क्या है? 6 से 18 साल. आगे right of children to free and compulsory education till completion of elementary education in the neighborhood school. और जो ये elementary education है ये हमारे neighborhood school मतलब हम जो स्कूल है वो पास में ही होना चाहिए. जैसे कि फॉर प्राइमरी क्लासेस 5th क्लास तक का जो स्कूल है वो हमारा होना चाहिए 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और जो एलिमेंट्री स्कूल है 8th क्लास का स्कूल है वो होना चाहिए हमारा 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे. इट मेक्स प्रोविजन फॉर अ नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास. जो जिस बच्चे की भी एडमिशन नहीं हुई है उसकी हमने स्कूल में एडमिशन करवानी है, पर उसकी एज के अकॉर्डिंग ही हमने क्लास में एडमिशन करानी है. जैसे कि जो 6 साल का बच्चा है उसकी एडमिशन 1st क्लास में होगी, ना कि 3rd क्लास में. एजुकेशन इज मेंशन्ड इन कॉन्करेंट लिस्ट. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है. इसीलिए जो एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट है वो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन्ड है. नो डिटेंशन पॉलिसी टिल एलिमेंट्री एजुकेशन. नो डिटेंशन पॉलिसी मतलब हम किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते कब तक? जब तक उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट ना हो जाए. अब कुछ बातें हैं इसमें जो राइट टू एजुकेशन एक्ट प्रोहिबिट करता है, मना करता है. अब वो क्या है?
सबसे पहली है फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट। हमने बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी, उसके हाथों पे डंडे नहीं मारने, उसको मुर्गा या मुर्गी नहीं बनाना, उसको कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलने जिससे कि वो मेंटली हरास हो। स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चाइल्ड एंड पेरेंट्स। एडमिशन के टाइम पे हम पेरेंट्स की इंटरव्यू लेते हैं, बच्चों का टेस्ट लेते हैं, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। कैपिटेशन फी, हमने किसी बच्चे से कोई भी कैपिटेशन फीस नहीं लेनी। गवर्नमेंट स्कूल्स में तो ये सब फ्री है, पर प्राइवेट स्कूल्स में भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 25% कोटा है। रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन, जो भी स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन रन कर रहे हैं उनको हमें क्लोज करना है। विदाउट रिकॉग्निशन मतलब कोई भी ऐसा स्कूल जिसपे कोई भी एफिलिएशन नहीं है, चाहे वो सीबीएसई है, आईसीएसई है, स्टेट बोर्ड है, वो स्कूल नहीं चलेंगे। टीचर्स प्राइवेट ट्यूशंस नहीं ले सकती। ये नहीं है कि आप सरकारी स्कूल में भी पढ़ा रहे हो और घर जाके आप ट्यूशन भी ले रहे हो। इससे क्या होगा, आप स्कूल में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे, आप ट्यूशन पर ही अपना सारा टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे। नेक्स्ट है पीपल टीचर रेशियो। अब इसमें कुछ पीपल टीचर की रेशियो बतानी चाहिए। प्राइमरी लेवल पे 30:1 है, मतलब कि 30 बच्चों के लिए एक टीचर अवेलेबल हो गई, और अपर प्राइमरी लेवल के लिए 35:1 और 5 टीचर्स और एक हेड टीचर होगी अगर हमारी जो स्टूडेंट्स की रेशियो है वो 150 से ज्यादा होगी। दैट इज 150:5 प्लस 1 हेड टीचर। नेक्स्ट वन है इंस्ट्रक्शनल आवर्स। अब टीचर्स को टीचिंग आवर्स कितने मिलेंगे? एट प्राइमरी लेवल 800 आवर्स मिलेंगे और अपर प्राइमरी लेवल 1000 आवर्स मिलेंगे और 45 वर्किंग आवर्स मिलेंगे पर वीक। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने होंगे? प्राइमरी लेवल में 200 डेज होंगे और अपर प्राइमरी लेवल्स में 220 डेज। अब हमारे नेक्स्ट है स्कूल की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज स्कूल की बिल्डिंग होनी चाहिए हमारी वेल डिजाइंड, गुड फॉर ऑल वेदर कंडीशंस। हमारी स्कूल की बिल्डिंग अच्छी तरह से बनी होनी चाहिए और ये सभी वेदर कंडीशंस के लिए अच्छी हो। मतलब अगर बारिश हो रही है तो ये ना हो कि बारिश का पानी हमारे क्लासरूम में आ रहा है, जो हमारे ग्राउंड्स हैं वो भरे पड़े हैं पानी से, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट टॉयलेट होने चाहिए, प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन किचन होनी चाहिए मिड डे मील्स के लिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट, लाइब्रेरी में प्रॉपर बुक्स होनी चाहिए, हर एक सब्जेक्ट की इंटरेक्टिव इक्विपमेंट्स होने चाहिए, प्ले एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होने चाहिए, जैसे बास्केटबॉल होगी, वॉलीबॉल होगी, बैडमिंटन रैकेट्स, शटल, टेबल टेनिस रैकेट्स होंगे, ये सब प्रॉपर्ली इक्विप्ड होना चाहिए। रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कूल बिल्डिंग के पास अपना एक रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हम इस बोर्ड से रिकॉग्नाइज हैं, और हर एक टीचर के लिए एक क्लासरूम होना चाहिए। नेक्स्ट है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। अब ये कौन सी कमेटी और ये क्या करती है? द एसएमसी लुक इनटू द वर्किंग ऑफ स्कूल। ये स्कूल के सारे काम को देखती है। प्रिपेयर प्लान्स फॉर द स्कूल डेवलपमेंट, स्कूल की डेवलपमेंट के लिए प्लान्स देखती है। मॉनिटर द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट्स, जो भी उनको ग्रांट्स मिले हैं उसको उसमें ध्यान रखती है ये सही तरह से यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और वंस इन अ मंथ मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है। अब ये किसकी ड्यूटी है कि हर स्कूल में एसएमसी हो? ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स की ड्यूटी है कि वो हर स्कूल में एसएमसी हो। अब इसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? 75% जो मेंबर होते हैं वो होते हैं पेरेंट्स और गार्डियन। बच्चों के जो पेरेंट्स और गार्डियंस होते हैं उनको हम मेंबर बनाते हैं, और जो बाकी के 25 मेंबर्स रह गए उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि 1/3 जो होंगे वो स्कूल की टीचर्स होंगी, 1/3 जो होंगे वो लोकल अथॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, और 1/3 जो होगा वो स्कूल का लोकल एजुकेशनिस्ट होगा। और सबसे जरूरी ये है कि इसमें 50% जो सीट्स हैं वो वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड हैं, और कुछ इनमें रिप्रेजेंटेटिव वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के भी होंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं टीचर्स। अब टीचर्स के लिए क्या प्रोविजंस है इसमें? टीचर्स शुड बी पंक्चुअल एंड रेगुलर इन अटेंडेंस। जो टीचर्स हैं वो पंक्चुअल अपने टाइम पर स्कूल आए और रेगुलर आए, उनको छुट्टी कोई नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर विद रिक्वेस्ट डिग्री। टीचर प्रॉपर क्वालिफाइड हो और उनके पास टीचर ट्रेनिंग की डिग्री हो।
थर्ड वन इज ऑर्गेनाइज पीटीएम। टीचर्स रेगुलर इंटरवल्स पे पेरेंट्स के साथ पीटीएम को ऑर्गेनाइज करें ताकि वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुन सके और उसके ऊपर काम कर सके। नेक्स्ट वन इज करिकुलम। अब करिकुलम कैसा होना चाहिए? करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट करे। अभी होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट वो है जो हमारे बच्चे का सारी दिशाओं से विकास करता है, जैसे कि उसका फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल। बच्चे का हमने चारों तरफ से विकास करना है, ऐसा करिकुलम बनाना है और उसमें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल की डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डालना है। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द लर्नर्स। जो भी हमने करिकुलम बनाना है वो हमारे लर्नर्स की एज के अकॉर्डिंग हो। क्लास 1 का करिकुलम हम क्लास 3 में नहीं करवा सकते और क्लास 3 का करिकुलम हम क्लास 1 में नहीं करवा सकते। चाइल्ड सेंटर्ड हो, चाइल्ड की नीड्स को ध्यान में रखकर हमने करिकुलम बनाना है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज डालनी है। क्लियर? नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड नॉलेज, टैलेंट्स एंड पोटेंशियल। हमने ऐसा करिकुलम डेवलप करना है जो कि हमारी चाइल्ड की नॉलेज को इन्हेंस करे, बढ़ाए, उसके टैलेंट्स और पोटेंशियल को देखकर हमने अपना करिकुलम बनाना है। That's it for today। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वंस अगेन।